होता है वो मजदूरों से इजहार यकजहती भी करेंगे और साथ में अपनी एक रैली भी निकालेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज का ये हक होता है और हमेशा से सियासी जमातें मजदूरों और मेहनत कशों के हुकूक के लिए बाहर निकलती रही है और उन्हें यकीन दिलाती रही है कि उनकी पार्टीज मजदूरों को सपोर्ट करेंगी और उनके हक के लिए आवाज उठाएगी। ऐसा ये प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था मौजूदा मौके के ऊपर, साथ साथ उनकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक रुकावट डाल दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से। सबसे पहले आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से देखें तो तहरीक इंसाफ को रैली निकालने पर उन्होंने मना कर दिया है और नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के नाम नोटिस जारी किया गया है कि जलसे जुलूसों और रैलियों के लिए ज़िली इंतजामिया से इजाजत लेना जरूरी है। वो तो उन्होंने पहले से ही बताया हुआ कि हम रैली निकाल रहे हैं और मुख्तलिफ बहाने बनाकर ये कह दिया है कि 1 मई को लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली निकालने का जो ऐलान किया है इस पे आप रैली ना निकालें, नोटिस जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले ही रुजू कर रखा है और वो अदालत से उम्मीद करते हैं कि उनके रस्ते में रुकावट नहीं डाली जाएगी। कल पीर का दिन है, सुबह वो हाई कोर्ट में भी जाएंगे उम्मीद है और वहां जाकर कहेंगे जी हमें रैली निकालने दी जाए। यौम मजदूरों के ऊपर या मजदूरों के आलमी दिन के ऊपर कैसे रोका जा सकता है एक सियासी जमात को कि वो मेहनत कशों और मजदूरों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे बड़ी तादाद जो है वो लोअर मिडिल क्लास की है, गरीबों की है, मजदूरों की है, मेहनत कशों और किसानों की है, हाथ से काम करने वाले लोगों की है और एक तरक्की पजीर मुल्क है और इसके बेशतर इलाके जो है वो पसमानदा है। एक ऐसे मुल्क के अंदर किस तरह मुमकिन है कि आप मजदूरों के साथ इजहार यकजहती करें और आपको रैली ना निकालने दी जाए। अब इसको गैर कानूनी नोटिस करार दिया है इलेक्शन कमीशन के नोटिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जरा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ 1 मई के हवाले से कि 1 मई है क्या। 1 मई ये 1880 के बाद की बात है। 1880 में 1881, 82, 83, 84 ये वो साल है जब अमेरिका के अंदर रेवोल्यूशन आ रहा था और वहां पे इंडस्ट्री बहुत तेजी से लग रही थी, नई नई मशीनें आ रही थी। उस दौर में मजदूरों को ये भी लगता था कि ये नई मशीनें आ रही हैं, इन मशीनों के लगने के बाद हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा और उन्हें लगता था कि उनके हुकूक गस्ब कर दिए जाएंगे। जबकि बहुत सारे लोगों ने उनको उस दौर में समझाया कि एक्चुअली आपके हुकूक मशीनें जाया नहीं करेगी, आपके हुकूक को जो आपके आजिर है, ये जो आपके मालिकान है या ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो सरमायादार है, ये एक्चुअली आपके हुकूक पर डाका डाल रहे हैं। लेकिन ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, मजदूरों ने आवाज उठाना शुरू की और उन्होंने अमेरिका के अंदर जगह जगह एहतजाज किया और उन्होंने कहा जी कि हमें हमारा हक दिया जाए। मजदूरों की जो मजदूरी की टाइमिंग है वो होनी चाहिए कि 8 घंटे तक हमसे काम लिया जाए, उससे ज्यादा ना लिया जाए। फिर वो ये कहते थे कि हमें मुनासिब उजरत मिलनी चाहिए, कम से कम उजरत का तयन होना चाहिए, हमारे भी हुकूक है, हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, सेहत मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, हमारी हफ्ते में कोई एक छुट्टी भी होनी चाहिए। पहले छुट्टी भी नहीं होती थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लगातार काम करवाते थे और अपनी मर्जी से मजदूरी देते थे, बाद बार पैसे भी नहीं देते थे, बाद बार जबरदस्ती काम करवाया जाता था। इन सारी चीजों से मजदूर परेशान थे। मजदूरों ने यूनिटी बनाई और इत्तफाक़े राय पैदा किया और अमेरिका के अंदर एहतजाज का जो बड़ा सिलसिला है वो शुरू हुआ 1 मई 1886 को। ये बहुत बड़ा एहतजाज था। अमेरिका के अंदर लगभग 2 लाख मजदूर इस दिन एहतजाज के लिए निकले और सिर्फ शिकागो के अंदर लगभग 80,000 मजदूर एहतजाज के लिए निकले। शिकागो का एक एरिया है जिसे हम कहते हैं मार्केट स्क्वायर, ये जो है यहाँ पे मरकजी जुलूस से निकला मजदूर रहनुमाओं का और वहां पे खिताब के दौरान पुलिस ने मुदाखलत की थी। पुलिस ने वहां पे अंधाधुंध गोली भी चलाई जिसके नतीजे में 50 के करीब मजदूर मौके के ऊपर जांबाग हो गए, जबकि सैकड़ों मजदूर जख्मी हो गए। अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हुआ, हंगामे हुए, हालात बहुत खराब हुए, लेकिन मिलाकर फिर मजदूरों की बात में जीत होगी और आज इस दिन को याद रखा जाता है यौम मजदूर के दिन के तौर पे। मजदूरों का झंडा अगर आप देखें तो वो लाल रंग का सुर्ख, ये इसलिए है कि जब पुलिस ने गोली चलाई और बहुत सारे मजदूर मारे गए तो उनमें से एक मजदूर ने अपने दोस्त की कमीज उतारी जो सफेद रंग की थी और उसको हवा में बुलंद किया तो उसके खून की वजह से वो कमीज सुर्ख हो चुकी थी। तो उस सुर्ख कमीज की याद में आज मजदूरों के जो झंडे का रंग है या वो झंडा उठाते हैं मजदूर जो हाथ में, उसके झंडे का रंग जो है वो लाल है, सुर्ख है, ये उनकी अलामत है।
اور اس طرح یہ دن مزدوروں کا شروع ہوا. تب سے لے کے اب تک ہر سال یوم مئی جو ہے 1 مئی کو مزدوروں کے عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے, اور پوری دنیا کے اندر مزدوروں کو ان کے حقوق دینے کے لیے سیمینارز ہوتے ہیں, ریلیز ہوتی ہیں, جلسے اور جلوس کیے جاتے ہیں. بہت سارے مزدور رہنما جو ہیں وہ ملکوں کے اندر اس حوالے سے پروگرامز کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے باقی کوئی کچھ بھی کرے. وہ اس لیے ہے کہ پاکستان مزدوروں کا ملک نہیں ہے, پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے. پاکستان ان چند طاقتور لوگوں کا ملک ہے جو بند کمروں کے اندر مزدوروں کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتے ہیں. امریکہ کے اندر جب لڑائی ہو رہی تھی 1880 کی دہائی میں, تو اس وقت مزدور اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے. یہ جو حق ہے یہ بہت سارے ملکوں میں ابھی تک مزدوروں کو نہیں ملا. ان ملکوں میں سے ایک ملک پاکستان بھی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ایک ریلی کے ذریعے سے مزدوروں کو ان کا حق نہیں دے دینا, لیکن اس ملک کے اندر ریلی نکالنے کی اجازت ہی نہیں ہے, منع کیا جا رہا ہے. اسلام آباد کے اندر انتظامیہ نے الگ سے کارروائی شروع کر دی ہے, اور انہوں نے 1000 کے قریب FC کو بھی بلا لیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ دفعہ 144 نافذ ہے, جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے, قانون کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے گی, اور پولیس کو آنسو گیس کے شیل بھی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے, اور 12 قیدی وینز 3 ایمبولینسز یہ بھی الرٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ فسادیت اس وقت پاکستان میں جاری ہے. آپ قانون کے مطابق, انصاف کے مطابق آپ ریلی نہیں نکال سکتے, آپ جلوس نہیں کر سکتے, آپ احتجاج نہیں کر سکتے. اتنے برے حالات تو کبھی مارشل لاء کے اندر بھی نہیں تھے پاکستان میں جو اس وقت ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف قابو نہیں آ رہی. جن لوگوں نے رجیم چینج آپریشن کیا ہے انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی مقبولیت میں بہت آگے جا چکی ہے, اور جب یہ پولیٹیکل پارٹی باہر نکلتی ہے اور ایکٹیویٹی کرتی ہے تو اتنا ہیوج اس کا امپیکٹ آتا ہے کہ وہ امپیکٹ اگلے 1-2 مہینے تک رہتا ہے, اور اس کی وجہ سے دوبارہ جو سارا کا سارا ایک بیانیہ بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بلڈوز ہو جاتا ہے. یعنی اگر عمران خان صاحب آج نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں, لبرٹی چوک سے لے کر ناصر باغ تک ایک بڑی ریلی نکلتی ہے, اور اس کی سوشل میڈیا پہ کوریج ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان کی میڈیا پہ تو یوم مزدور کی کوریج بھی نہیں ہونے دی جائے گی. جس چیز کے ساتھ عمران خان کا نام جڑ جائے یا جس چیز کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا نام جڑ جائے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کا پیمرا, پاکستان کی حکومت اس چیز کو کسی بھی ٹی وی چینل پہ آن ایئر نہیں جانے دیتی. ہاں, عمران خان کی برائیاں آپ جتنی مرضی کریں, آپ ان کی عزت کے معاملات نکالیں, آپ ان کی نجی زندگی کے معاملات نکالیں, آپ ان کے جھوٹے کیسز کے معاملات نکالیں, ان پہ غداریوں اور بغاوت کے مقدمات کروانے کے معاملات نکالیں, یا کوئی جھوٹی آڈیو ویڈیوز آپ بنا کر لے آئے, تو وہ ساری چیزیں آپ پاکستان کے ٹی وی چینل پہ عمران خان کے خلاف چلا سکتے ہیں. لیکن ان کی عوامی مقبولیت کے حوالے سے یا عوام کا ان کے ساتھ نکلنا یا عوام کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا, یہ چیزیں آپ پاکستان کے میڈیا پہ نہیں دکھا سکتے, اس کے بارے میں منع کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں سوشل میڈیا موجود ہے اور وہ بڑے پیمانے پر اس کی کوریج کرتا ہے. عمران خان صاحب نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی تعداد میں اگر لوگ مل جاتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے, اور یہ ایک نیا امپیکٹ کریٹ ہوگا کہ مزدوروں کے عالمی دن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر ایک ریلی نکالی اور لاہور پورا ان کے ساتھ چل رہا تھا. یہ امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کیسے کر سکتی ہے لاہور میں, پشاور کے اندر اور اسلام آباد کے اندر, اور کیا چیزیں ہم رپورٹ ہوتی ہوئی دیکھیں گے پاکستان کے میڈیا کے اوپر. یہ ساری چیزیں اب سے چند گھنٹے کے بعد آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن فی الحال حکومت جو ہے وہ فسادیت پر اتری ہوئی ہے, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کروانے کے علاوہ پاکستان میں ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہے. الیکشن کمیشن سے آپ پرچے کروا لیں, الیکشن کمیشن سے آپ توہینیں کروا لیں, الیکشن کمیشن سے آپ مقدمے لڑوا لیں, الیکشن کمیشن سے آپ جو مرضی کام کروا لیں, الیکشن کے علاوہ آپ کروا لیں. اس وقت الیکشن کمیشن جو ان کا اصل کام ہے الیکشن کرنے کا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نگران حکومت غیر آئینی ہے, ریلی میں اپنا آئینی حق مانگیں گے. ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کل دن 1 بجے لبرٹی چوک سے ناصر باغ جائیں گے. پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ریلی میں شرکت کریں, میں خود ریلی کی قیادت کروں گا, میرے ساتھ نکلیں. راولپنڈی سے شروع ہونے والی ریلی کو شاہ محمود قریشی اور اسد عمر لیڈ کریں گے. خیبر پختونخوا سے پرویز خٹک سمیت عہدیداران ریلی کی قیادت کریں گے. پوری قوم کو تینوں ریلیوں میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں. ہمارے اوپر وہ نگران حکومت بٹھائی گئی ہے جس نے الیکشن کے سوا تمام کام کیے ہیں. ہم نے آئین اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ لوگ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. پوری قوم سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے. خیبر پختونخوا میں انہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا ہے, جس کی وجہ سے دیہاتوں میں اسپتال بن رہے تھے.
प्राइवेट सेक्टर देहातों में अस्पताल बना रहा था, पनाहगाहें बंद होने से मजदूरों का खर्चा पड़ेगा। इमरान खान ने कहा मेरा मकसद पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है, हम हेल्थ कार्ड के साथ एजुकेशन कार्ड लेकर आएंगे, एजुकेशन कार्ड से गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करेगा। दूसरी जानिब इमरान खान से जर्मनी के सफीर ने भी मुलाकात की और दीगर लोग भी अब रास्ते कर रहे हैं, क्योंकि मगरबी दुनिया को भी इस बात का पता चल गया है कि रजीम चेंज ऑपरेशन तो हो गया पाकिस्तान में, इसका फायदा कोई नहीं हुआ। यानी ना तो मकासद पूरे हो रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम भी नाराज है, और पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत इस वक्त उस शख्स के साथ खड़ी हो गई है जिसके खिलाफ रजीम चेंज किया गया था। यानी पहले मगरब को ये बताया गया कि इमरान खान मकबूल नहीं है, लॉबिंग की गई, फिर इमरान खान साहब को हटा दिया गया उनके आशीर्वाद से, और अब उनको आइडिया हो गया है कि पाकिस्तान क्या सोचता है और पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। अच्छा, फौज चौधरी साहब ने कहा 1 मई की रैली पर पाबंदी का इलेक्शन कमीशन का नोटिस जो है वो बहुत हैरान कौन है, उनका बहुत हैरत अंगेज बात है। ये तो मजदूरों के साथ मजदूरों की हालत के लिए इजहार यकजहती का दिन होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और सारा मुआशरा अपने मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। ये हैरान कुन बात है कि आप 1 मई को रैली नहीं निकाल सकते, सिवाय इलेक्शन करवाने के लिए सारे काम कर रहे हैं, और चौधरी साहब ने भी एग्जैक्टली वही बात की है। दूसरी जानिब एक एपीसी जो है वो बुलाई हुई है अवामी नेशनल पार्टी ने, वो 3 मई को है, आज 1 मई है, आज रैलियां निकालने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाए, हो सकता है कि हुकूमत जो है वो अपनी सत्तायत का मुजाहरा करे, लेकिन दोनों सूरतों में फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। आप निकलने देंगे तब भी, नहीं निकलने देंगे तब भी आपकी मकबूलियत में कमी होगी। वो इसलिए कि लोग जानते हैं कि ये फस्तायत है, ये जो है वो तशद्दुद का रास्ता है, ये जो है ये फाशिज्म है। अच्छा, इसमें जो अवामी नेशनल पार्टी ने परसों 3 मई को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसके हवाले से फजल रहमान साहब ने दौड़ लगा दी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो हम इसके अंदर नहीं आएंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों की जमात है और चारों सूबों के अंदर वो सीटें जीतती है, बहुत बड़ी तादाद में उनकी असेंबली के अंदर नुमाइंदगी होती है, और नाना करते हुए भी वो बड़े आराम से इतनी ज्यादा सीटें जीत जाते हैं, और इस वक्त वो 2 तारीख अक्सरियत के करीब खड़े हैं, बल्कि लोग ये कहते हैं कि 75% पाकिस्तान उनको वोट डालना चाहता है। ऐसी सूरत हाल में फजल रहमान साहब की सियासी वक़्त इमरान खान साहब की सियासी वक़्त के सामने बहुत छोटी है। मेरे ख्याल में एएनपी या तो फजल रहमान साहब को मनाएगी कि आप आ जाएं एपीसी के अंदर या अपनी नुमाइंदगी आप भेज दें, लेकिन अगर फजल रहमान साहब नहीं आएंगे और अपनी नुमाइंदगी नहीं भेजेंगे तो इसके बावजूद एएनपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्किप नहीं करेगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्किप करना है तो फिर आप पहले ही सारे पीडीएम के अंदर मौजूद है, आपस में मीटिंग कर लेंगे, फिर एपीसी तो नहीं हुई। एपीसी का मतलब यह है कि सिर्फ एक पार्टी का इजाफा हो रहा है, और वो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी सारे तो तुम पहले इकट्ठे बैठे हुए हो। दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बात क्लियर की है, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली हमने पहले से बना ली है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश होकर बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। तहरीक इंसाफ का आगाज जो होगा वो लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से हम रैलियां निकाल रहे हैं, इसको एक तरह से आगाज समझा जाए, और तहरीक इंसाफ एक नए बड़े लॉन्ग मार्च के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। क्या वाकई तहरीक इंसाफ, क्योंकि पिछले साल से तो ये तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ है, पिछले साल में उन्होंने बहुत मार खाई थी, इस साल ये मुकाबला भी करते हैं, सामने भी आते हैं। अब ये मम्मी डैडी पार्टी तो रही, बाकी सब लोग भी ये कहते हैं और इस बात को मानते हैं। तो अब तहरीक इंसाफ एक डिफरेंट और डिफिकल्ट पार्टी है, और अगर अब ये निकलते हैं एहतजाज करने के लिए या लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं आइन की बहाली के लिए और आइन के मुताबिक इंतखाबात का हक लेने के लिए, तो ऐसी सूरत में एक तो इनको रोकना भी थोड़ा मुश्किल होगा, दूसरा इंसानी हुकूक के हवाले से आलमी सतह पर जो बेचैनी पाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, यूएन में, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह से ये आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। अब अगर मजीद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की जाती हैं तो जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर बहुत दबाव बढ़ेगा कि आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बाज रहे हैं। एक और खबर है जी, ये टीएलपी वालों के लिए है, और वो ये है कि टीएलपी का चैलेंज कबूल कर लिया हुकूमत ने, और मेरे ख्याल में इसीलिए कबूल किया है कि उनका कहीं लॉन्ग मार्च का ख्वाब अधूरा न रह जाए। जो एक ख्वाहिश है कि इनको निकाला जाए और सड़कों पर लाया जाए, 14 मई के इलेक्शन से 2 दिन पहले का जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है साद रिजवी साहब ने, यानी समझ नहीं आती कि एस्टेब्लिशमेंट का इतना भी क्या डर है, खौफ है आपको कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया कि जनाब हम लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे, लेकिन इलेक्शन में अपने उम्मीदवार आपने खड़े किए हुए हैं,
और इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले का टाइम दे दिया है। वो तो बाद में पता चला कि इलेक्शन होने या नहीं होने 14 मई को, वो तो इलेक्शन कमीशन ने बाद में बताया। 7 रिजवी को पहले ही पता था कि इलेक्शन 14 मई को नहीं होने, मैंने 11 मई को लॉन्ग मार्च लेकर आना है। ले आओ जी लॉन्ग मार्च, क्योंकि हुकूमत ने अब ये कह दिया है कि पेट्रोल का, उन्होंने कहा था 7 रिजवी ने कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए, तो पेट्रोल की ही कीमत हुकूमत ने कम नहीं की, अब बाकी डीजल की कम कर दी है। डीजल की कीमत हुकूमत ने 5 रुपए फी लीटर, बहुत मामूली सी डीजल की कीमत 5 रुपए फी लीटर कम की है, जबकि पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में कम होने के बावजूद अल्लामा साद रिजवी के चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए, उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने कम करने से इनकार कर दिया और बरकरार रखी पेट्रोल की कीमत। तो जनाब ये है मैदान और ये है घोड़ा। अब तो हो भी नहीं रहा 14 मई को इलेक्शन, तो देखते हैं कि साद रिजवी साहब कितना बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर जाते हैं, कितना बड़ा जुलूस लेकर जाते हैं, कितना बड़ा धरना देते हैं और कैसे पेट्रोल की कीमत को आलमी मंडी के मुताबिक लगभग 150 रुपए इससे नीचे लेकर आते हैं। अगर 10-20 रुपए की कमी या 50 रुपए की कमी लेकर आए तो ये तो कोई कमी नहीं है। साद रिजवी साहब को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम से कम उतनी जरूर कम करवाएं जितनी कीमतें शहबाज शरीफ